वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उनकी इकनॉमी के ऊपर किस तरह से असर पड़ा, और इंग्लैंड जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था उसके पार्टिसिपेट करने से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर किस तरह से असर पड़ा, और किस तरह से जो इन देशों में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार उस तरह से उससे उन्होंने किस तरह से रिकवर किया, और अमेरिका किस तरह से जो है एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया पूरे वर्ल्ड में। मीन्स किस तरह से जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने उससे लोन लिया और जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो और ज़्यादा बेहतर हो गई। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइज़ ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो मास प्रोडक्शन से हमारा मीनिंग है कंज्यूमर के लिए बनाई जाने वाली चीज़ें। तो कंज्यूमर के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी उससे लार्ज स्केल के ऊपर उससे जो अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से इम्प्रूव हुई इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट ने वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद तेज़ी से अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें सुधार किया। हमने ये पहले ही देख लिया था कि युद्ध ने जो वॉर ने किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट किया था। युद्ध के साल दर साल मीन्स कुछ सालों बाद ही 1920 तक यूनाइटेड स्टेट एक शक्तिशाली इकोनॉमी बन गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी के बढ़ने का प्रमुख कारण 1920 में मास प्रोडक्शन का आना था। मास प्रोडक्शन का आइडिया 19वीं सेंचुरी में आया था, लेकिन 1920 में ये यूनाइटेड स्टेट की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मेन फीचर बन गया था, और इसकी शुरुआत करने वाले इंडस्ट्रियल का नाम था हेनरी फोर्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी, अभी भी इसकी कारें जो है आपको देखने को मिलती हैं, जैसे फोर्ड कंपनी है। उसने शिकागो के स्लॉटर हाउस की बंद पड़ी असेंबली लाइन में कार बनाने का प्लांट लगाया। फोर्ड का मानना था कि असेंबली लाइन मेथड से व्हीकल को तेज़ी से बनाया जा सकता है। असेंबली लाइन में वर्कर्स को कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के हिसाब से काम करना पड़ता था, इससे कारीगरों से ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती थी। कन्वेयर बेल्ट पर वर्कर किसी तरह से ढील नहीं बढ़ सकते थे। टी मॉडल ऐसी ही पब्लिक कार थी जो कि उस टाइम के ऊपर बनाई गई थी। पहले फोर्ड फैक्ट्री में वर्कर असेंबली लाइन पे काम के झंझट से उब गए और काम छोड़कर चले गए। मजबूर होकर 1914 में फोर्ड ने वेजेस को दोगुना कर दिया। इसके साथ ट्रेड यूनियन को भी प्लांट चलाने से मना कर दिया। हेनरी फोर्ड हाई वेजेस की लागत के प्रोडक्शन को बढ़ाकर हाई वेजेस की जो लागत थी उसको प्रोडक्शन बढ़ाकर कम करना चाहते थे। फोर्ड के इंडस्ट्रियल आइडियाज़ पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फैल गए। यूरोप में भी इनकी नकल की गई। मास प्रोडक्शन के ज़्यादा होने से इंजीनियरिंग से जुड़ी चीज़ों की कीमत कम हो गई। हाई वेजेस के कारण वर्कर्स अब कार खरीद सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1919 में कार की प्रोडक्शन 2 मिलियन से 1929 में 5 मिलियन हो गई। इसके साथ ही रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोस, ग्रामोफोन प्लेयर को इंस्टॉलमेंट्स में यानी किस्तों में खरीदने का जो दौर था वो तेज़ी से बढ़ा, और इस तरह की बढ़ती खरीदारी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रॉस्पेरस किया। घर बनाने और घर से जुड़ी चीज़ों में निवेश से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और आमदनी बढ़ी। 1923 में अमेरिका एक्सपोर्टिंग कैपिटल बन गया था और लार्जेस्ट ओवरसीज़ कर्ज देने वाला देश भी बन गया था। यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट और इन्वेस्ट से यूनाइटेड स्टेट के इंपोर्ट और इन्वेस्ट से यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें भी सुधार आया, और अगले 6 वर्षों तक वर्ल्ड इकोनॉमी में सुधार आता चला गया। लेकिन ये सुधार ज़्यादा देर तक नहीं चल सका और 1929 में आई आर्थिक मंदी ने इसको पूरी तरह से डाउन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन बड़ी आर्थिक मंदी। ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत 1929 में हुई और यह 1930 तक बनी रही। इस समय के दौरान पूरे विश्व में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड में गिरावट आई। विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर यह महसूस किया गया, लेकिन कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके पीछे मेन रीज़न था एग्रीकल्चर प्राइसेस का गिरना बजाय कि इंडस्ट्रियल गुड्स के। इस मंदी के पीछे के कई कारण थे, जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध के बाद कितनी आर्थिक मंदी थी। पहला कारण था कृषि जो प्रोडक्ट्स थे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उन उत्पादों का ज़्यादा उत्पादन ओवर प्रोडक्शन। सेकंड, एग्रीकल्चर गुड्स की जो प्राइसेस थी उनमें गिरावट। जैसे ही कीमतें गिरी, फार्मर्स ने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की और उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचने की कोशिश की। इसकी वजह से दाम और गिरने लगे। ख़रीदार ना मिलने के कारण वह अनाज सड़ने लगा। सेकंड, 1920 में बहुत से देशों ने युद्ध में हुए घाटे को यूनाइटेड स्टेट्स से लोन लेकर पूरा किया था। शुरुआत में अमेरिका ने लोन देना आसान था क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी। स्थिति को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने कई देशों को लोन भी दिया, लेकिन जैसे ही आर्थिक मंदी आई
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया। 1928 में ये लोन जो था $1 बिलियन था। एक साल के बाद मीन 1930 में ये जो 2/3 रह गया। वो देश जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर निर्भर करते थे, क्राइसिस का सामना करने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स के लोन ना देने से इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखा गया। यूरोप में इसका असर बैंकों और करेंसी जैसे कि पाउंड और स्टर्लिंग पर पड़ा। लैटिन अमेरिका और बाकी के एरियाज़ में खेती और रॉ मटेरियल्स में गिरावट आई। यूनाइटेड स्टेट ने अपने इकनॉमी को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डबल कर दिया, जिससे विश्व में व्यापार पर असर पड़ा। यूनाइटेड स्टेट एक इंडस्ट्रियल देश भी था, जिसके चलते मंदी के दौरान इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी प्रभावित हुई। कीमत गिरने से यूनाइटेड स्टेट ने लोन देना बंद कर दिया और किसान अपनी फसल नहीं बेच सके। फैमिली में बेरोज़गारी बढ़ी, व्यापार बंद हो गए, आमदनी गिरने लगी, जिससे बहुत से लोग लोन नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उनको अपने घर और दूसरी चीज़ें बेचनी पड़ी ताकि लोन चुकाया जा सके। 1920 तक परिवार सड़कों पर आ गए, बेरोज़गारी बढ़ी, रोज़गार की तलाश में लोग लंबी दूरी तय करने लगे। यूनाइटेड स्टेट का बैंकिंग सिस्टम दिवालिया हो गया। इन्वेस्ट हुआ पैसा, लोन और डिपॉजिटर को पैसा ना देने के कारण बैंक दिवालिया हो गए। 1933 में 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए और 1929 और 1932 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई। 1935 तक कुछ इंडस्ट्रियल देशों ने कुछ सुधार देखा गया, लेकिन इस मंदी का असर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और लोगों के दिमाग पर लंबे समय तक रहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। मीन्स इस आर्थिक मंदी का भारत के ऊपर कैसा असर देखने को मिला। यदि हम अपने देश और मंदी के प्रभाव को देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गई थी। विश्व के एक हिस्से में गिरावट दूसरे हिस्सों को प्रभावित करती थी। 19वीं सेंचुरी में आपने देखा कि किस तरह से कॉलोनियल इंडिया एग्रीकल्चर गुड्स मीन जो कृषि से जुड़े जो चीज़ें थी उनका एक्सपोर्टर बन गया था और इंग्लैंड में बनी जो चीज़ें थी उनको वो इंपोर्ट करने लगा था। मंदी ने भारत के व्यापार पर भी असर डाला। भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 1928 और 1934 के बीच लगभग आधा हो गया। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दाम गिरे, भारत में भी इसका असर देखने को मिला। 1928 और 1934 के दौरान गेहूं का दाम 50% तक गिर गया। शहरों में रहने वाले लोगों की बजाय किसानों पर इसका असर ज़्यादा पड़ा। एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने के बावजूद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड कम नहीं किया। किसान जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए गा रहे थे उनके ऊपर असर पड़ा। बंगाल के जूट उत्पादक में जो प्रोडक्शन कर रहे थे, इसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। जूट की बोरियों का एक्सपोर्ट कम होने से कच्चे जूट का दाम 60% तक गिर गया। किसान जो कि फसल के लिए कर्ज लेते थे, आमदन कम होने के कारण कर्जा ना दे पाए। पूरे देश में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ गया। उन्होंने अपनी बचत, ज़मीन, गहने और दूसरी चीज़ें बेच दी ताकि अपने खर्च को पूरा कर सकें। मंदी के दौर में भारत बहुत सारी प्रीशियस मेटल जैसे कि सोने का एक्सपोर्टर बन गया। सोने के एक्सपोर्ट ने ब्रिटेन की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सुधार किया और इसके बदले में किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। इसलिए जो रूरल एरियाज़ है भारत में, उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी का माहौल था। जब महात्मा गांधी ने इस मंदी के दौर में 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, और शहरी भारत में इसका प्रभाव कम रहा। दामों के गिरने से मकान मालिक और एम्प्लॉयज़ की स्थिति ज़्यादा बेहतर थी। कम दाम होने से उनकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो गई और इंडस्ट्री में निवेश जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ती चली गई। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।